महिला तथा पुरुष, वयस्क, बच्चे, ये सभी सामाजिक संरचना में शामिल हैं, है ना। और माता पिता, बच्चों तथा विभिन्न समूहों के बीच में कैसे आपसी संबंध होते हैं। भाई जब तक इनका आपसी संबंध नहीं होगा तो सामाजिक संरचना होना मुश्किल है, ठीक है। अरे यार, भारतीय समाज के परिचय में मैंने आपको और भी बातें बताई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लिखवाया नहीं था, आपको ये बताया नहीं था, बताया था लिखवाया नहीं था। देखिएगा, मैं आपको बता रहा था कि किसी भी समाज, कोई भी, अपने भारतीय समाज की ही बात करें, कोई भी एक समाज की भी बात करें, तो उसमें कंटिन्यूटी, निरंतरता को, उसमें एक्टिव लोगों को अगर रखना है, समाज की कंटिन्यूटी को बनाए रखना है, उसमें निरंतरता को बनाए रखना है, और समाज के अस्तित्व को अगर बनाए रखना है, समाज में एकता को अगर बनाए रखना है, और समाज को मजबूत बनाए रखने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व के लिए, यानी समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें किन कार्यों की जो है आवश्यकता होती है, किस प्रकार के कार्य की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कि सदस्यों की नियुक्ति, जैसे निरंतरता बनाए रखने के लिए देखिए जैसे कि निम्नलिखित कार्य आवश्यक हैं। भाई समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ कार्य हमारे उद्देश्य होने चाहिए। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे फंक्शंस जो है हो। देखिए जैसे सदस्यों की नियुक्ति, ऐसे सदस्यों की नियुक्ति करें जो योग्य हो, समझदार हो, वो योग्यता रखता हो जो समाज के बीच में, समाज के आपसी संबंधों को मजबूत रख सके। ऐसे लोगों की, ऐसे सदस्यों की हम नियुक्ति करते हैं। ऐसा सदस्य होना चाहिए कि समाज के बीच में आपसी प्रेम सौंदर्य बनाए रखे, सही व्यवहार रखे, लोगों की ज़रूरतों को समझे और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरी कर सकें, जहाँ तक हो सके मदद की भावना रखनी चाहिए। तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटी हैं, ये योग्यता है, योग्य है, तो ऐसे सदस्यों की नियुक्ति रखनी चाहिए, ऐसी नियुक्ति करनी चाहिए। विशेषज्ञता, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, समाज के बीच में ऐसा स्पेशलिस्ट होना चाहिए कि लोगों की भावनाओं को समझे, उनकी ज़रूरतों को समझे और आपसी सौंदर्य बनाए रखे। तो वहाँ पर विशेषज्ञता का होना बहुत ज़रूरी है। और सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण, ठीक है, ये भी एक आवश्यक कार्य है समाज की निरंतरता और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ये भी एक आवश्यक कार्य है। और आदेश का पालन, जो अगर समाज का मुखिया है, जो सदस्य नियुक्त किया गया है, या फिर जो प्रधान है, जो समाज के लिए है, जो भी यहाँ पर सदस्य नियुक्त हो, तो वो उसको आदेशों का पालन भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके भारतीय समाज में निरंतरता और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये जो कार्य थे जो आपके बीच में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे कि सामाजिक संरचना, ये जो हमारे समाज में जो सामाजिक संरचना है, इनके बीच में कौन कौन लोग शामिल हैं, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए, तो फिर हम आपको बताते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसके बाद सामाजिक संरचना, वही सामाजिक संरचना किन लोगों से बनी हुई होती है, क्या होता है सामाजिक संरचना, किससे बनी हुई होती है, कि इनके बीच में कौन कौन लोग होते हैं। तो सामाजिक संरचना के बीच में ये हैं, निम्नलिखित लोग हैं, देखिएगा, जैसे महिला तथा पुरुष, वयस्क तथा बच्चे। भाई हमारे सामाजिक संरचना कैसे बनेगी, सोसाइटी कैसे बनेगी, एक सोशल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक समाज कैसे बनेगा। तो समाज बनने के लिए महिला तथा पुरुष, वयस्क तथा बच्चे, ये एक सामाजिक संरचना के हिस्सा हैं। दूसरा देखिए कि विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक तथा धार्मिक समूह, एक बिजनेस ग्रुप या फिर धार्मिक समूह, कई प्रकार के धार्मिक समूह हैं, है ना। फिर देखिए तीसरा क्या है, माता पिता तथा बच्चों, है ना, विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंध, ये सामाजिक संरचना देखा जाए तो माता पिता बच्चे, है ना। हालांकि कहा जाए दूसरे रूप में कि महिला पुरुष जो भी बच्चे हैं, तो अभी परिवार की बात कर लें तो परिवार से ही भाई समाज है, भाई कई परिवार के मिलाने से ही समाज का निर्माण। देखिएगा माता पिता बच्चे और इस तरीके से और कई जो है प्रकार के समूह मिलकर इन सबों के बीच का जो संबंध होता है, इन संबंधों से ही एक सामाजिक संरचना का निर्माण है, ये सामाजिक संरचना है। और अंत में समाज के सभी अंग इसमें शामिल हो जाते हैं, एक अवधारणा सी बन जाती है। तो
सामाजिक संरचना में जो है इतने तत्व शामिल है। इसमें कौन कौन कैसे लोग हैं देख लीजिएगा भाई। महिला, पुरुष, वयस्क, अब चाहे एडल्ट हो गए और बच्चे भी हैं इसमें, बिजनेस ग्रुप, फिर धार्मिक समूह, तो इस तरीके से अलग अलग हैं। फिर देखिएगा माता पिता, बच्चे, तो इन सभी के बीच का संबंध, जो आपसी जो संबंध है, आपसी व्यवहार है विभिन्न समूहों को लेकर के लोगों का, अब वो चाहे छोटे बच्चे से लेकर के एक वयस्क हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, तो इन सभी का समूह, विभिन्न समूहों से जो आपसी संबंध है, व्यवहार है, तो इन्हीं संबंधों से ही आपके जो है सामाजिक संरचना का निर्माण है और इनमें शामिल ये सभी लोग हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए। भारतीय समाज में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि समुदाय क्या है। समुदाय, कम्युनिटी, इसको अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। समुदाय क्या है? तो लोग कहते हैं ना धर्म, जाति, समुदाय, उसी में से एक समुदाय है। समुदाय का मतलब क्या है? तो एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा समूह होता है, ऐसे लोगों का समूह होता है जिसमें समान धर्म के लोग, समान जाति के लोग होते हैं और उनके कार्य से संबंधित होता है। मतलब कि एक ऐसे लोगों के ग्रुप जिसमें जो है समान बिरादरी के लोग हों, समान जाति के लोग हों, समान धर्म के लोग हों, चाहे वो हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म में भी समान जाति के लोग हों, और जैसे मुस्लिम धर्म है तो उसमें भी समान जाति के लोग हों, एक धर्म ऐसा। तो ये इनके कार्य से संबंधित होता है एक समुदाय। ये समुदाय, अब जैसे लोग कह देते हैं ना मुस्लिम समुदाय से लोग जुड़े हैं, हिंदू समुदाय से लोग जुड़े हैं, ईसाई समुदाय से लोग जुड़े हैं, समुदाय इस तरीके से भी है। और देखा जाए तो और कई समुदाय, जैसे कि जाति समुदाय, तो जाति समुदाय भी कई प्रकार के जाति समुदाय हैं। स्थानीय, कहीं एक ही जगह पर निवास करने वाला समुदाय, एक ऐसे समूह पर निवास करने वाला समुदाय जैसे स्थानीय समुदाय, इसको हम स्थानीय समुदाय कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विदेशी स्तर पर विदेशों में रहने वाला एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा कम्युनिटी, तो वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय होता है। तो ये आपके समाज में समुदाय का एक अहम रोल है। ये समुदाय जो, फिर से देख लीजिए, ऐसे लोगों का समूह जो समान धर्म, जाति, कार्य से संबंधित होता है, ये समुदाय है। और इस समुदाय को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर समुदाय के बाद हम ये देखेंगे कि ये समुदाय, ये कम्युनिटी, इस समुदाय में, यानी भारतीय समाज में ये जो समुदाय है, ये समुदाय हमें क्या सिखाता है? ये समुदाय हमें क्या सिखाता है? पहले समुदाय को आपने जाना, उसको लिख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आते हैं। तो ये समुदाय देखिए क्या हमें सिखाता है, आपके सामने है। भाषागत तथा सांस्कृतिक मूल्य सिखाता है, जिससे हम विश्व को समझते हैं। यह समुदाय हमें भाषागत तथा सांस्कृतिक मूल्य को सिखाता है और इससे हम विश्व को समझ सकते हैं। दूसरा है इसमें कि समुदाय को समझने के लिए हमें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, हमें किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये जन्म से संबंधित संबंधों पर आधारित होता है। तो एक मुस्लिम समुदाय में जन्म लेने वाला व्यक्ति, वो अपने कम्युनिटी को समझता है, अपने समुदाय को समझता है कि हमें क्या करना है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे समुदाय में क्या हो रहा है, कैसे रहना चाहिए, क्या भाषा है, क्या सांस्कृतिक कल्चर है ना, क्या व्यवहार है, कैसे बोलना है, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होगा। अब इलाहाबादी समुदाय, अब स्थानीय समुदाय की बात करें तो कई स्थान के समुदाय अलग अलग हैं। तो अब चाहे इलाहाबाद के समुदाय हो तो इलाहाबाद, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखा जाए कुछ समाज को समाज में जो समुदाय है, तो ये हमें क्या सिखाता है? सिखाने का मतलब सांस्कृतिक, भाषा। अब आप किसी एक समुदाय में हैं तो अपने समुदाय की भाषा को समझेंगे, वो एक लैंग्वेज सिखाता है, सांस्कृतिक चीज़ों को सिखाता है। फिर उसी तरीके से इसको समझने के लिए, है ना, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं है। ये जीवन संबंधों पर आधारित होता है, जन्म संबंधों पर आधारित होता है। ठीक है, तो तब
समुदाय को समझ सकते हैं, इसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए कि समुदाय के विस्तारित तथा अतिव्यापित समूहों के बीच का संबंध है। ठीक है, समुदाय जो है ना, विस्तारित तथा अतिव्यापी समूहों के बीच का संबंध, जैसे परिवार, जाति, नस्ल और भाषा, क्षेत्र, अपना धर्म, ये सभी समुदाय के अंतर्गत आते हैं और इससे हम विश्व को अपनी पहचान, इससे जो है ये विश्व को अपनी पहचान बताता है और स्वयं की पहचान की चेतना पैदा करता है, जागरूकता पैदा करता है कि हम क्या हैं, हम किस कम्युनिटी से हैं, हम क्या हैं। तो ये समुदाय हमें सिखाता है, इस समुदाय से हमें ये पता चलता है कि हम क्या हैं। इससे हमें स्वयं की पहचान करने के लिए जागरूकता जो है पैदा होती है। ठीक है, तो ये समुदाय का मतलब है और समुदाय हमें क्या सिखाता है ये आपके सामने है। तो मोटा मोटा एक लाइन में आप जानिए शॉर्ट में कि समुदाय भाषागत तथा सांस्कृतिक मूल्यों को सिखाता है, जिससे हम विश्व को समझते हैं। ठीक है, इस समुदाय में हमें अपनी पहचान मिलती है समाज में, तो समुदाय से ही समाज है। तो समाज में हम अपनी पहचान को समझते हैं कि अपनी नज़र में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन समाज की दृष्टि में हम क्या हैं, समाज में हमारा क्या मूल्य है। ठीक है, अब जैसे आप लोग 12th में हो तो आपकी आयु 17 साल 18 साल की होगी, तो आप लोग अपने आप को बहुत बेस्ट मानते हो, लेकिन पहले ये तो देखो कि आप समाज की नज़र में कितने अच्छे हो, क्या भूमिका है आपका, चरित्र कैसा है, व्यवहार कैसा है, समाज में आपका क्या रोल है। क्योंकि आपसे भी नीचे देखा जाए, आपसे भी कम उम्र के लोग 40% हैं, तो 39% में भी आपका जो है 39% लोगों के बीच में भी आपका क्या रोल है, आपका चरित्र कैसा है, समाज में आपका क्या रोल है। ठीक है, तो आप किस समुदाय से रिलेटेड हैं, समुदाय आपका मायने रखता है, किस जाति से, किस परिवार से, किस नस्ल से, किस उससे जुड़े हुए हैं। तो इस समुदाय में होने से इन समूहों के बीच, अब भाई जाहिर सी बात है कि समुदाय के बीच में परिवार, जाति, नस्ल जरूर होता है, इन समूहों के बीच में एक विस्तृत संबंध है, आपसी समूहों के बीच में एक संबंध है। फिर भाषा से क्षेत्र को लेकर के एक समुदाय बना है कि भाई बंगाली, असमिया और कई ऐसे भाषाएं हैं, भाषा क्षेत्र के आधार पर जो है कम्युनिटी बनी हुई है। अपने धर्म को लेकर के कम्युनिटी, तो धर्म के रूप में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि धर्म को लेकर के हम समुदाय बना दिए, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, ईसाई समुदाय, तो ये कम्युनिटी बनी हुई है। लेकिन और भी कई समुदाय हैं, स्थानीय समुदाय, भाषा को लेकर के समुदाय, तो भाषा क्षेत्र को लेकर के भी समुदाय बने हुए हैं, जैसे असम लैंग्वेज के हिसाब, असम क्षेत्र, मुंबई क्षेत्र, महाराष्ट्र क्षेत्र, तो महाराष्ट्र क्षेत्र का उनका एक अलग जो है समुदाय बना हुआ है कि हम देखे होंगे आप लोग आए दिन जो है अत्याचार होता रहता है, वहाँ के बिहारियों को मुंबई से बिहारियों को मार करके भगाया जाता है। तो बिहार क्षेत्र, तो बिहार क्षेत्र का समुदाय तो बन गया है, पहले नहीं था, ऐसे नहीं था, लेकिन अब जो है बन गया है, मार के भगाने का सिस्टम, ये करना वो करना। तो इस तरीके से ये समुदायों का जो है अलग अलग क्षेत्र है, समुदायों का अलग अलग प्रकार है, जाति समुदाय, स्थानीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, समुदायों का एक अलग सिस्टम है, पूरा देख लीजिए, इसको समझिए। तो ये आपका समुदाय है। समुदाय के बाद अब हम ये देखेंगे कि उपनिवेशवाद के बाद आने के बाद, हमारे भारत में उपनिवेशवाद के आने के बाद हमारे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है और कितनी जागरूकता आई है लोगों में, किस प्रकार से उनके अंदर जागरूकता का उदय हुआ है, कैसे लोग जागरूक हुए हैं समाज को सुधारने के लिए। कई समाज सुधारक जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके अलावा जो है और जैसे राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और कई भी ऐसे महान नेता जो है समाज को सुधारने के लिए आए और समाज सुधार का बहुत अच्छा कार्य किए, समाज में अहम भूमिका निभाए। तो अब हम ये देखेंगे कि उपनिवेशवाद के शासन के बाद जो है
भारत के समाज के लोगों के बीच में किस प्रकार से चेतना का उदय हुआ। जैसे शासन ने पहली बार राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से लोगों को एक कर दिया, वो मैं पहले आपको बता चुका, वहाँ पे पहले पॉइंट लिखवाया भी था। फिर उसके बाद जो है आधुनिकीकरण, ताकतवर प्रक्रियाओं का जो है भारतीयों को परिचय करवाया। उसके अलावा देखिए कि आर्थिक और राजनीतिक प्रशासनिक रूप से जो है ना, इन सभी के लिए भारतीयों को एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी, ठीक है। और किस प्रकार से उपनिवेशवाद द्वारा जो है शोषण हुआ और किस प्रकार से पूरे भारतीय समाज के लोग डर गए, लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। शोषण, इस प्रकार से शोषण अंग्रेजों द्वारा हो रहा था कि भारतीयों के बीच में डर पैदा हो गया और राष्ट्रवाद का भी जन्म हुआ यहाँ पर। पहले भाई भारत समाज में कई बुराइयाँ थीं, कई कुरीतियाँ थीं, असमानताएं थीं, धर्म को लेकर के, जात को लेकर के, लिंग को लेकर के, छुआछूत को लेकर के कई असमानताएं थीं। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं थे, मनुवाद था। मनुवाद के होने का सीधा स्पष्ट ये बात है कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित करना, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, है ना। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सभी लोगों को जो है, खास करके ब्राह्मण वर्ग के लोगों को जो है आश्रम पद्धति द्वारा शिक्षा का अधिकार था। स्कूल सभी लोग नहीं जा सकते थे, स्कूल जाने का अधिकार सबको नहीं था, खास करके महिलाओं को तो बिल्कुल भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो अंग्रेज आए, कुछ हद तक आधुनिकीकरण किए, कई चीज़ें डेवलप किए, समाज में कई प्रकार से बदलाव किए। तो समाज में भाई इस तरीके से देखा जाए तो अंग्रेज क्यों हमारे ऊपर हावी हुए, तो समाज में फैली विभिन्न प्रकार की असमानताएं थी, इसी के कारण जो है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हावी हुए। और ठीक है, वो उस लालच से आए थे कि अपने देश से व्यापार करेंगे, फिर व्यापार करने के साथ साथ जो है हमारे देश पे राज करने लगे, आपस फूट डालने लगे, राज करने लगे। क्यों फूट डालने लगे? हमारे देश में एकता नहीं थी पहले, कहीं ना कहीं तो दिक्कत थी, एकता नहीं थी, तभी तो ये फूट डाले, तभी तो ये शासन करने का वो पूरा करने लगे। तो फिर कहीं ना कहीं से ये शोषण किए, जब शासन करने लगे शोषण किए तो लोगों, भारतीय समाज में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा और भारी पैमाने पर प्रभाव पड़ा, और उसके बाद लोगों में यूनिटी देखने को मिली। लेकिन तब भी ये जो मनुवाद का सिस्टम था थोड़ा कम हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, कम तो आज भी नहीं हुआ है। तो देखिए इसमें पहले उतना जातिगत भेदभाव था, असमानताएं थीं, तो वो समाज सुधारक लोग जैसे महात्मा गांधी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई समाज के बीच में, तो कुछ समाज में सुधार हुए। तो इस तरीके से कैसे भारतीय चेतना का उदय हुआ वो अब हम जो है आगे आपको बताएंगे अगली हेडिंग में। इसको अब नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छात्र इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक हमने आज आपको बताया है। अगली वीडियो में हम लोग जब हम आप मिलेंगे तो उसमें जो है हम आपको बताएंगे कि उपनिवेशवाद के बाद जो है, इनके आने के बाद, इनके शोषण से क्या भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा। अब हम कैसे जो है लोगों के बीच जागरूकता आई, भारतीय समाज के लोगों के बीच में जागरूकता हुई, कैसे लोग जागे, कैसे लोग एकजुट हुए, क्या प्रभाव पड़ा, कैसे समाज सुधारकों का क्या रोल रहा, ये सारी पॉइंट्स को हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। आज का लेक्चर नंबर 2 यहाँ समाप्त होता है। अब जब हम मिलेंगे अगले वीडियो में तो हम लोग कैसे जो है भारतीय समाज में उदय हुआ अंग्रेजों के आने के बाद, उपनिवेशवाद के बाद जो भारतीयों में चेतना हुआ, कैसे लोग जागरूक हुए, उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।